नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के खास बुलेटिन में। और वहीं भोपाल में भास्कर अखबार के मालिकों के घर और संस्थान पर आयकर विभाग के छापे पड़े हैं। जानकारी मिली है कि रात 2:30 के बाद से कंपनी के कार्यालयों पर छापेमारी की जा रही है। और इतना ही नहीं, भास्कर के नोएडा, जयपुर और अहमदाबाद कार्यालय पर भी आयकर विभाग की छापेमारी जारी है। और वहीं बताया जा रहा है कि आयकर विभाग की ये बड़ी रेड है। और वहीं भास्कर कार्यालय में मौजूद सभी कर्मचारियों के फोन जब्त कर लिए गए हैं। साथ ही किसी को भी बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। और वहीं एमपी के बैतूल जिले में पिछले रविवार आमला थाने इलाके के ग्राम लाखापुर में हुए युवक के हत्याकांड का पुलिस ने अब खुलासा किया है। युवक की हत्या गांव के ही एक बाप बेटे ने की थी। कुल्हाड़ी से मारकर मौत के घाट उतारने के बाद लाश भीड़ नाले में फेंक दी थी। और हत्या की वजह आरोपी की बेटी से मृतक के प्रेम संबंध बताए जा रहे हैं। और आरोपियों ने घटना वाले दिन बेटी को मृतक की स्कूटी पर बैठे देख लिया था। इसी बात पर लड़की के बाप इतना गुस्सा है कि उसने युवक की ही हत्या कर दी। और इस घिनौने काम में उसका साथ नाबालिग बेटे ने भी दिया था। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। और वहीं आमला टीआई सुनील लाता के मुताबिक 18 जुलाई की सुबह 100 डायल पर सूचना मिली थी कि ग्राम लाखापुर से भीड़ नाला के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा मिला है। और वहीं मृतक की पहचान स्टैंड आमला निवासी सूरज पिता और अशोक खाचेवारे के रूप में हुई थी। और वहीं ग्रामीणों से पूछताछ में ये पता चला कि 17 जुलाई की रात लाखापुर में लड़का अपने एक दोस्त के साथ गर्लफ्रेंड से मिलने आया था। और वह वापस आमला जा रहा था। तभी लड़की के पिता किशोरी उइके पिता इमारत उइके ने दोनों को साथ में देख लिया था। इसके बाद बाप बेटे ने पीछा करते हुए स्कूटी पर लड़के और उसके दोस्त को टक्कर मार दिया। पूछताछ के दौरान बताया गया कि मृतक उसकी लड़की से मिलने स्कूटी से लाखापुर आया था। उससे मिलने लड़की गांव के पास मंदिर के तरफ गई थी। इधर घर में जब लड़की ना मिली तो बाप बेटे ने उसे खोजना शुरू कर दिया। तलाश कर ही रहे थे तभी बाप बेटे ने लड़की को मंदिर के पास लड़के और उसके दोस्त के साथ स्कूटी पर बैठा पाया। इतना देख दोनों लड़के भागने लगे। और वहीं आरोपी और उसके बेटे ने दोनों का पीछा किया और स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे सूरज ढलान की तरफ गिर गया, जबकि उसका दोस्त भागने में कामयाब हो गया। और वहीं सूरज को पिता और बेटे कुल्हाड़ी वार किया गया और डंडे से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। मौत के घाट उतारने के बाद लाश भी नाले में फेंक दी गई और आरोप लगाया गया कि मृतक से प्रेम के और वहीं इंदौर में कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन को लेकर जमकर परेशानी हुई। और वहीं एमपी में कोरोना का सबसे ज़्यादा असर इंदौर में देखने को मिला था। ऐसे में इंदौर में अब तीसरी लहर को लेकर सतर्कता शुरू हो गई है। शहर में ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसलिए इंदौर को ऑक्सीजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। और इंदौर में ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसके लिए शहर की 41 अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट तैयार किए जाने की योजना बनाई जा रही है। और अब तक 15 ऑक्सीजन प्लांट तैयार हो चुके हैं, जबकि 5 में इंस्टॉलेशन का काम बाकी है। और वहीं बुधवार को जिला निगरानी समिति ने अस्पताल में व्यवस्थाओं का जायजा लिया और इस बात की जानकारी दी कि इस दौरान सीएमएचओ डॉक्टर पीएस सेतिया और अपर कलेक्टर अभय बेडकर ने भी ऑक्सीजन को लेकर अस्पतालों को निर्देश दिए हैं। और वहीं आपको बता दें कि इंदौर जिले में 52 करोड़ रुपए की लागत से 41 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। इनमें से 15 ऑक्सीजन प्लांट
स्थापित हो गए हैं और बाकी के 26 ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना का काम जल्द ही पूरा हो जाएगा। और वहीं सीएमएचओ ने बताया कि एमटीएच में अस्पताल प्लांट तैयार हो चुके हैं, लेकिन अस्पताल में कम मरीज होने के चलते इसे शुरू नहीं किया जा सका। और वहीं अपर कलेक्टर अभय बेडकर ने बताया कि शहर में 20 अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट की तैयारी हो चुकी है और उन्होंने आगे कहा कि जिले में ऑक्सीजन कमी ना हो, इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा। और अपर कलेक्टर ने बताया कि 31 अगस्त तक शहर में 41 अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट तैयार करने की कोशिश की जाएगी। और वहीं बीजेपी नेता मधु वर्मा का कहना है कि दूसरी लहर जैसी स्थिति दोबारा ना हो, इसलिए सीएम के निर्देश में शहर में ऑक्सीजन प्लांट तैयार हो रहे हैं। तीसरी लहर के आने के पहले इसका पूरा काम कर लिया जाएगा, लेकिन इंदौर को दूसरी लहर के दौरान हर दिन 135 टन ऑक्सीजन की ज़रूरत थी। और वहीं वर्तमान तैयारी के लिहाज से 95 टन की पूर्ति करने के दावे किए जा रहे हैं, जबकि आगे भी ऑक्सीजन की क्षमता को बढ़ाया जाएगा। और वहीं इंदौर में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर पूरी सावधानी बरती जा रही है। शहर में ऑक्सीजन की तैयारी के साथ साथ वैक्सीनेशन का काम भी तेजी से किया जा रहा है। शहर में 18 साल से ज़्यादा उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। और वहीं मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार दूध पर तालाबंदी करने जा रही है। तालेबंदी से मतलब दूध बंदी से कतई नहीं है, बल्कि सरकार दूध में मिलावट पर रोक लगाने के लिए ऐसा कदम उठाने वाली है। और वहीं पशुपालन और डेयरी विकास मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने डेयरी फेडरेशन की गतिविधियों की समीक्षा करते हुए बताया कि ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य होगा। और वहीं आपको बता दें कि दूध में मिलावट की शिकायत अक्सर सरकारी तंत्र को मिलती थी, जिसे देखते हुए मंत्रालय ने ये निर्णय लिया है। और वहीं दूध के टैंकरों में मिलावट को रोकने के लिए एमपी स्टेट को कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन दूध का संकलन करने वाले टैंकरों में डिजिटल लॉक और व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम लगाएगा। और वहीं पशुपालन और डेयरी विकास मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने डेयरी फेडरेशन की गतिविधियों की समीक्षा की और उन्होंने कहा कि लंबे समय से दूध के टैंकरों में मिलावट की शिकायतें मिल रही थी। मिलावट पर प्रभावी अंकुश लगाने और दूध की गुणवत्ता बरकरार रखने के उद्देश्य से दूध टैंकरों पर डिजिटल ताले लगाने का फैसला लिया गया है। और दूध इकट्ठा करने वाले टैंकरों में डिजिटल लॉक और व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम लगाया जाएगा। और वहीं आगे मंत्री ने कहा कि ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश होगा। गर्भवती महिलाओं के वैक्सीनेशन को लेकर कुछ दिनों पहले तक संशय की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन 2 हफ्ते पहले स्वास्थ्य विभाग से मिले निर्देशों के बाद अब गर्भवती महिलाओं को भी कोरोना का टीका लग सकेगा, जिसे देखते हुए एमपी के सीएम शिवराज सिंह ने भी निर्देश जारी किए कि 23 जुलाई से राज्य में गर्भवती महिलाओं को भी कोविड-19 का टीका लगेगा। और सीएम शिवराज ने निर्देश जारी करते हुए बताया कि राज्य के सभी शासकीय मेडिकल कॉलेज, सभी जिला अस्पताल, सिविल अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर गर्भवती महिलाओं को कोविड-19 की वैक्सीन लगाई जाएगी। इन वैक्सीनेशन सेंटरों पर एक्स्ट्रा टीकाकरण कक्ष, निगरानी कक्ष, प्रतीक्षा कक्ष और मेडिकल ऑफिसर द्वारा निगरानी की व्यवस्था रहेगी। और शुरुआत में सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक टीकाकरण होगा। और वहीं गर्भवती महिला के लिए ऑन साइट रजिस्ट्रेशन के माध्यम से टीकाकरण होगा, यानी कि महिलाएं वैक्सीन सेंटर पर जाकर ही टीके के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगी और वहीं पर उन्हें टीका भी लग सकेगा। महिलाओं से संपर्क कर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी ली जाएगी और वहीं खतरे के लक्षण दिखने पर डीएचओ डीआई को सूचना दी जाएगी।
अब वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि उनके पास सूचना आई थी कि बीजेपी सरकार के समय पेगासस बनाने वाली कंपनी के अधिकारी यहां आए हैं और कुछ लोगों से संपर्क किया था। राज्य सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एक समिति गठित की है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह से कहा है कि वह खुलासा करें कि उनकी किन से मुलाकात हुई और किस तरह का सौदा किया गया। सीएम ने आगे कहा कि एनएसओ समूह का कहना है कि वे केवल सरकार के साथ काम करते हैं। भारत सरकार को यह बताना चाहिए कि उनके लिए उन्होंने उनके साथ क्या सौदा किया या नहीं। और वे विपक्षी नेताओं, पत्रकारों और यहाँ तक कि मंत्रियों की भी जासूसी कर रहे हैं। उद्देश्य क्या था, इसकी भी जांच होनी चाहिए। इस मामले में सफाई देते हुए छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता रमन सिंह ने कहा, कई सालों के बाद भूपेश बघेल को सपना आता है कि 2017 में पेगासस के इस्तेमाल की घटना हुई थी और सोनिया गांधी के एक कॉल के बाद वे आते हैं और कहते हैं कि फ़ोन टैप किए गए और रिकॉर्ड जला दिए गए। ये झूठे और निराधार आरोप है जिसे बीजेपी नेता ने खारिज कर दिया है। और वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में स्कूल कॉलेज खोलने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ में 2 अगस्त से 11वीं और 12वीं के स्कूल खोले जाएंगे, लेकिन स्कूल 50% क्षमता के साथ ही खोले जाएंगे, जबकि 10वीं तक के स्कूल खोलने का अधिकार पालक समिति और ग्राम पंचायतों को दिया गया है। और वहीं मंगलवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में स्कूल खोलने का फैसला लिया गया है। हालांकि स्कूल और कॉलेज 50% क्षमता के साथ खुलेंगे और वहीं विद्यार्थी अल्टरनेट डे क्लासों में उपस्थित होंगे, जबकि सभी संकायों और कक्षाओं के लिए पहले से चल रही ऑनलाइन क्लासों भी संचालित होती रहेंगी। और स्कूल और कॉलेज में कोविड-19 के सुरक्षा मानकों का ध्यान रखना जरूरी होगा, जबकि सभी शिक्षकों और छात्रों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना आवश्यक होगा। इसके अलावा 10वीं तक के स्कूल खोलने का अधिकार जिले की पालक समिति और ग्राम पंचायतों को दिया गया है। अगर किसी भी ग्राम पंचायत में कोरोना का एक भी मामला नहीं मिलता है तो वहां पर स्कूल खोले जा सकते हैं, लेकिन संक्रमण की स्थिति में स्कूल नहीं खुलेंगे। और आपको बता दें, छात्रों के स्कूल आने के लिए अभिभावकों की सहमति होना बहुत जरूरी है। राज्य सरकार के मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि प्राइमरी स्कूल खोलने के लिए ग्राम पंचायतों पालकों के परामर्श से स्कूल के संचालन का निर्णय ले सकेंगी। और इसके अलावा प्रदेश के सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भी अब शुरू होंगे। मेडिकल, इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक संस्थानों को चरणबद्ध रूप से खोला जाएगा। कॉलेज में विद्यार्थियों की उपस्थिति की अनिवार्यता नहीं होगी। वहीं छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने सुकमा जिले के कुलडेड़ गांव से अगवा किए गए 9 ग्रामीणों समेत उन्हें छुड़ाने गए 25 अन्य ग्रामीणों को सकुशल रिहा कर दिया है। लेकिन इसके पहले नक्सलियों ने तोलावर्ती इलाके में जन अदालत लगाकर सभी को पुलिस की मुखबरी नहीं करने की सख्त चेतावनी दी है और कहा है कि ये उनके लिए आखिरी मौका है। मंगलवार की रात सभी ग्रामीण अपने घरों को पहुंच गए, जिसके बाद स्वजन और पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली है। और वहीं नक्सलियों ने 17 जुलाई को 2 और 18 जुलाई को कुंदेड़ के 7 ग्रामीणों को अगवा कर लिया था। एक दिन बीतने के बाद भी जब वे घर नहीं लौटे तो उन्हें छुड़ाने के लिए 25 अन्य ग्रामीण भी जंगल गए थे। इन्हें भी नक्सलियों ने बंधक बना लिया था। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस जब कुंदेड़ पहुंची तो गांव में केवल महिलाएं थीं। इसके बाद से पुलिस ग्रामीणों की तलाश में जुटी हुई थी। एसपी सुनील शर्मा ने बताया कि मंगलवार की रात सभी ग्रामीण अपने घर पहुंच गए हैं। ग्रामीणों से अभी विस्तार से चर्चा नहीं हो पाई। और सर्व आदिवासी समाज के युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष रामदेव बघेल ने भी पुष्टि करते हुए बताया कि मंगलवार की रात 8 बजे सभी ग्रामीणों को नक्सलियों ने रिहा कर दिया है। और वहीं गुरु को माता पिता से भी बड़ा दर्जा दिया जाता है, लेकिन जब वही गुरु गलत करने लग जाए तो इससे बड़ी शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती। ऐसा ही एक मामला छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से सामने आया है। जिले के धर्मज के गढ़ थाना के अंतर्गत
पतरापारा इलाके में एक शिक्षक ने 3 साल की मासूम बच्ची से दरिंदगी कर डाली। आरोपी का नाम विश्व प्रताप मुर्मू है और वे पीड़ित बच्ची का पड़ोसी है। पीड़ित की मां ने बताया कि सोमवार की शाम करीब 5:30 बजे बच्ची आरोपी विश्व प्रताप मुर्मू के घर टीवी देखने गई थी। बच्ची शाम करीब 6 बजे रोते हुए घर आई और रोते हुए नहाने की जिद करने लगी। जब बच्ची की मां ने उससे पूछताछ की तो बच्ची ने आरोपी की सारी करतूत बताई और घटना की जानकारी होने पर पीड़ित की मां आग बबूला होकर आरोपी के पास पहुंची तो वह भाग गया। इस संबंध में परिजनों ने आरोपी के खिलाफ मामला भी दर्ज कराया। आरोपी विश्व प्रताप मुर्मू 31 वर्ष निवासी धर्मजयगढ़ को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया गया है। उस पर थाना धर्मजयगढ़ में पास्को एक्ट पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया गया है।